कोरोना ने कर रखा है परेशान, बिना सैनिटाइजेशन के तो अब गुजारा ही नहीं। लेकिन हर चीज पर तो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सब्जी, फल, अखबार, ऑफिस फाइलें, मास्क, लिफाफे, घड़ी, चश्मा जैसी हर चीज जिस पर लिक्विड सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयोग कीजिए रक्षक यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, जिसमें हर चीज बिना गीली हुए सैनिटाइज हो जाती है। इस बॉक्स की खूबी है कि यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है और इसे आईआईटी के इंजीनियरों ने बनाया है। तो जल्दी अपने घर और ऑफिस में ले आइए रक्षक यूवी फिल्टर बॉक्स और हो जाइए निश्चित। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में जुबली मीडिया पोस्ट के लिए। आप देख रहे हैं एस्ट्रो टॉक्स। हर शुक्रवार शाम 7 बजे ज्योतिष का ये विशेष कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग विषयों पे हम चर्चा करते हैं। पिछली बार हम वास्तु पे और उसके बाद हम अपने सामुद्रिक शास्त्र यानी हस्तरेखा शास्त्र की एपिसोड चला रहे हैं। उसी क्रम में आज का, चूंकि बहुत सारे दर्शकों का मेल आया था कि हथेली पर रोगों की पहचान कैसे हो, इसलिए आज का कार्यक्रम इसी पे पूरी तरह समर्पित है कि हथेली पे अलग अलग तरह के रोगों का हम कैसे संकेत पहचाने। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये रोग हैं जो पहले कहते हैं कि दुस्साध्य है, फिर कुछ समय बाद वो असाध्य हो जाते हैं। तो हम ऐसे रोगों की भी चर्चा करेंगे और समय से पहले हथेली पे पहचानने का प्रयास करेंगे। मैं दो बातों के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करता हूं कि सामुद्रिक शास्त्र भारत की विशेषता रही है, सनातन काल से ही रही है। काउंट लुइस हैमन भारत आया, जो एक दार्शनिक था। वो हस्तरेखा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन किया। बाद में कीरो के नाम से विख्यात हुआ। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, जैसे कालजयी सूत्र है, जिससे हम हस्तरेखा को बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। कई सारे अनछुए पहलू हैं, इसलिए मैं बिना समय गंवाए आमंत्रित करना चाहता हूं संजय मिश्रा सर का और सत्यम शर्मा जी का आज के इस कार्यक्रम में। दोनों लोगों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि हथेली पे अलग अलग रोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले मैं संजय सर से पूछना चाहूंगा कि सबसे बड़ा नाम आता है असाध्य या दुस्साध्य रोगों में कैंसर का। जैसे ही मन में ये पढ़ते हैं ये शब्द, वैसे ही व्यक्ति डिप्रेशन में जाने के लिए तत्पर हो जाता है। कहते हैं कि पहले अगर लक्षण पता चल जाए तो ये दुस्साध्य नहीं होके साध्य हो सकता है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको हम हथेली पे पहचान सकते हैं कि संभावित लक्षण हैं कैंसर के और समय से पहले सजग हो सकते हैं? जी सर। हमारे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये हथेली से जो है पामिस्ट्री का यूज करके हम लोग बता सकते हैं बहुत सी बीमारियों के बारे में। सबसे पहले तो जैसा कि प्रश्न किया गया है, हम लोग कैंसर पे लेंगे। कैंसर का मतलब ये होता है कि कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ बॉडी में हो जाती है। हमने देखा कि जो ब्रेन होता है हमारे शरीर में जो है करीब 1.5 लाख नाड़ियां होती हैं। शिव सर्वोदय कहता है कि 1.5 लाख नाड़ियां होती हैं और बाकी जो है उपनिषद कहते हैं कि 1 लाख नाड़ियां होती हैं। अलग अलग ग्रंथ जो है अलग अलग नाड़ियां बताते हैं। प्रश्न उपनिषद कहते हैं कि 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये जो नाड़ियां होती हैं ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमारे पूरे बॉडी में बहते रहते हैं और उनको टेस्ट करने पे पाया गया, बॉडी के पास मैग्नेटिक फील्ड और गैल्वेनोमीटर लेके आया गया साइंटिस्ट ने, तो देखा उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये जो हमारी नाड़ियों में जो करंट बहते हैं, जो हमारे सप्त चक्र होते हैं, जो मूलाधार से शुरू होकर के जो हमारे ब्रेन तक सहस्त्रार तक जाते हैं, तो इनका जो सबसे ब्रेन के सिग्नल्स जहाँ पे इंटरफियर होते हैं, उनका सबसे बढ़िया जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पाम पे आता है। हमारे पाम पे आता है, हमारे पैर की गदेलियों पे भी आ जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पैर जो है हमारे हार्ट और ब्रेन से बहुत दूर है, तो वहां पे इंप्रेशंस बहुत पक्के नहीं आ पाते। इसलिए कदाचित हमारे ऋषियों ने पाम को माना, क्योंकि पाम हार्ट से भी बहुत पास है और पाम जो है हमारे ब्रेन से भी बहुत पास है। तो जितने भी मैसेजेस, जितनी भी नाड़ियों के थ्रू जो मैसेजेस जाते हैं कि नाड़ी कौन सी कैसे फ्लो कर रही है, किसी नाड़े में ब्लॉकेज है क्या, ये सारी चीजें जो हैं वो पाम पे दिखाई देती हैं। तो आज के मॉडर्न युग में इसको पामिस्ट्री के नाम से जानते हैं।
हमारे ऋषि जो थे वो केवल पाम ही नहीं देखते थे, हमारे ऋषि जो है सर्वांग देखते थे। जैसे नोज के शेप को देखते थे, आंखों को देखते थे, कान को देखते थे, मस्तक को देखते थे, मस्तक पे रेखाओं को देखते थे। वो कहते थे अगर 3 कंटिन्यूअस रेखाएं हैं तो राजा होता है, और अगर रेखाएं टूट रही हैं तो उस हिसाब से डिस्टॉर्शंस आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पाम पे इंप्रेशंस आ जाते हैं ब्रेन के सिग्नल्स में। जब कहीं कोई ब्लॉकेज होता है तो पाम पे सिग्नल्स आ जाते हैं। एक तो बचपन से आते हैं, आप देखते हैं प्रमुख जो लाइनें होती हैं हाथ में, पाम के ऊपर अब हमारी सबसे ऊपर हार्ट लाइन होती है, फिर हमारी हेड लाइन होती है, और फिर हमारी लाइफ लाइन होती है, फिर फेट लाइन होती है, फिर अन्य गौण रेखाएं होती हैं जैसे सन लाइन होती है, इस तरह की हिपैटिका एक लाइन होती है। तो कई लाइनें हाथ में होती हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि लाइनों से कोई मतलब नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा कि हाथ में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाथ के बाहर, जैसे कि हाथ का जो प्रथम पोर होता है, हर उंगली का जो प्रथम पोर होता है, जब हम उसमें जो है प्रथम पोर में जो है लक्ष्मी का कर आग्रे लक्ष्मी, प्रथम पोर पे जो है लक्ष्मी का वास होता है। तो जो हमारे हाथों के जो पोर होते हैं, प्रथम पोर मतलब 4 उंगलियां, 4 4 8 और 2 अंगूठे, इन पे जो लक्षण होते हैं, तो आप कभी देखेंगे ध्यान से, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर बनता है शंख, दूसरा बनता है चक्र, और तीसरा बनता है इनके बीच का, जिसको कंपोजिट कहते हैं। ओके। ये तीन ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इनको अगर आप थोड़ी सी साधना करेंगे तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। चक्र जो है, जो खाल की जो रिजेस होती हैं, खाल की जो रिजेस, मैं रेखाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खाल में पतली पतली रिजेस होती हैं, वो एक शंख आकार में बनती हैं। हाँ, जो रिजेस होती पतली पतली पाम पे लाइनें होती हैं, स्किन पे होती हैं, मेन रेखाओं की बात नहीं कर रहे हैं, स्किन पे रिजेस होती हैं। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो उंगली के पोरों पे, अगर वो गोल गोल है, सेंटर में गोल हो जाती हैं तो चक्र होता है। अगर वो एक उंगली इस तरह के शेप में होती है, मतलब उल्टे वी के शेप में होती हैं, तो वो शंख हो जाता है। और दोनों का मिक्स होती है तो वो कंपोजिट होता है, बीच का कहलाता है, होल जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 होते हैं। और हमारे जो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि हाथ में अगर 10 शंख हो तो सन्यासी होता है, और 10 चक्र हो तो राजा होता है। उसके बाद हाथ के बाहर की जो चीज होती है, ये जो अंगूठा होता है हमारा, ये जो हमारा अंगूठा होता है, जो बहुत रेलिवेंट होती है, हमारे अंगूठे के पहले पोर और दूसरे पोर के बीच में जो लाइन होती है, इसमें अगर एक आंख का स्ट्रक्चर है, एक आंख ऐसी बनती है, बहुत से लोगों के बनती है, बहुत से लोगों के नहीं बनती है। तो जिनके हाथ में आंख बनती है अंगूठे पे, वो बहुत लकी होता है, उसमें बहुत राजयोग होता है। फिर उसके बाद हाथ के बाहर, पाम के बाहर मणिबंध होते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं अगर 3 मणिबंध हो तो राजा होता है, 2 हो तो मतलब विद्वान होता है, 1 हो अगर मणिबंध तो एक सामान्य आदमी होता है, अगर 1 को ना हो तो एक साधारण सा जीवन जी के निकल जाता है, और 3 से ज्यादा अगर हो मणिबंध तो भी अच्छे नहीं होते। तो इस तरीके से हाथ के पीछे के जो पोर्शन होते हैं, हाथ का जो पीछे हमारे पोर्शन होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से बहुत सी बातें पता लगती हैं, हाथ के शेप से बहुत सी बातें पता लगती हैं। तो अभी तो हाथ का जिक्र आया ही नहीं हमारे सामुद्रिक शास्त्र में, और बहुत सी बातें पता लगती हैं। तो उसके बाद जब हम हाथ पे आते हैं, और अगर हम खासतौर से कैंसर जैसी बीमारियों को देखना चाहते हैं, मैंने पामिस्ट्री पे बहुत रिसर्च वर्क किया था, बहुत से कैंसर पेशेंट्स के हाथ देखे थे। इधर 10-15 साल से पामिस्ट्री से मेरा ध्यान हटाकर मैंने एस्ट्रोलॉजी में आ गया हूँ। तो पामिस्ट्री में जो मेरे रिसर्चर्स थे वो ये कहते थे, हाथ के जो रिजेस होते हैं, जो हाथ में जो छोटे छोटे खाल में जो बने होते हैं, स्किन पे बने होते हैं स्ट्रक्चर्स, जिसको भी कैंसर होने वाला होता है, उसके वो रिजेस जो है डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन द रिजेस। वो रिजेस आप एक हेल्दी आदमी देखेंगे तो वो कंप्लीट और कहीं से भी इनकम्प्लीटनेस नहीं होगी, पूरे बने होंगे एकदम परफेक्ट। जैसे एक टाइगर के स्किन पे धारियां बनी होती हैं, आप देखते होंगे एक पैंथर के स्किन पे फूल बने होते हैं। आप देखते होंगे, अगर आपने स्नेक देखा हो कभी, तो स्नेक को पहचानते हैं पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस स्नेक है, उसके दांतों से। अगर 3 दांत हैं तो पॉइजनस है, 2 है तो नॉन पॉइजनस है। और फिर उसके स्केल, जो खाल पे जो रिजेस बने होते हैं,
जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके टेल की तरफ जाके रिजेस डिसकंटिन्यू होने लगते हैं, और उसके पहले तक बिल्कुल क्लियर और डिफाइंड रिजेस, रिजेस का मतलब नालियां ऐसी जो होती हैं, बिल्कुल पक्की नालियां बनी होती हैं, अगर पूंछ तक जाके डिसकंटिन्यूअस होते हैं तो वो जो है नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। तो इतनी सब बैकग्राउंड के साथ मैंने हाथ की स्टडी शुरू की और कई कैंसर पेशेंट्स के पाम्स देखे, तो मैंने देखा कि जिनको कैंसर हो चुका है उनकी ये रिजेस डिस्टॉर्ट होने लगी, जो परफेक्ट पैटर्न्स बने हुए थे वो टूटने लगते हैं हाथ। और मैंने कई लोगों को देखा हाथ में, एक मेरे मिलने वाले थे, मेरे रिश्तेदार थे, मैंने उनका हाथ ऐसे ही वो दिखा रहे थे कि मेरा जरा हाथ देख के बताओ, ये 86 की बात है, 1986 की बात है। तो मैंने उनका हाथ देखा, मैंने देखा माउंट ऑफ लूना मतलब चंद्रमा के पर्वत पर रिजेस टूटे हुए थे, मतलब डिस्टॉर्ट हो रहे थे, गायब हो रहे थे, लग रहा था घिस गए। तो मैंने कहा आप टेस्ट कराइए, हमको लग रहा है आपको कोई कैंसरस कोई ग्रोथ होनी चाहिए। वो हंसने लगे, बाकी लोग भी हंसने लगे, बात आएगा ही खत्म। 1 साल बाद उनको गले में कुछ दर्द हुआ, और उनके गले में दर्द हुआ और उन्होंने जाकर के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि उस समय कानपुर में, लखनऊ में एनसी मिश्रा थे कैंसर के हेड, कैंसर डिपार्टमेंट के। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे तो इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी। बायोप्सी कराई तो देखा अंदर लंप था, उनको कैंसर था और वो फर्स्ट स्टेज में था। अब वो रोना धोना मच गया, जैसा कि अमर जी ने बताया। खैर मैंने कहा कि कुंडली में मार्केश चल रहा है, सिंह लग्न की कुंडली थी, लेकिन ये शनि नीच का है, शनि के जाप से ठीक हो जाए। खैर शनि का जाप कराया, फिर वो लोग बॉम्बे चले गए, टाटा में उन्होंने ऑपरेट कराया और बहुत परेशान थे, जाप आप भी सब हो गए, माणिक भी पहना दिया, सिंह लग्न थी। और फिर उसके बाद वो लोग बहुत परेशान। मैंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 25 साल तक इनका जीवन पूरा है, और उनकी अभी डेथ हुई है 27 साल बाद। कहने का मतलब ये है, जैसा कि अमर जी ने कहा कि हाथों की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो रेखाओं के बाहर की होती हैं, और जैसे हाथ के शेप होते हैं, हाथ में रिजेस होती हैं, कहीं पे भी अगर डिस्टॉर्शन आता है, आप ये मान के चलिए प्रकृति में कहीं पे डिस्टॉर्शन आता है, जैसे सन स्पॉट अगर बढ़ने लगते हैं या सन स्पॉट का साइकिल कम हो जाता है तो पृथ्वी पे उत्पात शुरू हो जाते हैं। इसी तरह चंद्रमा पे जो सन स्पॉट को हम लोग बरामीर में तामस कीलक कहा है, उसी तरह चंद्रमा पे जो तामस कीलक होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनके भी शेप्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे हाथ में जब भी डिस्टॉर्शन होगा रिजेस में, देखने में ये आया है कि कैंसरस हैपनिंग्स आने वाले किसी भी समय, साल भर, 6 महीने या 2 महीने में देखने को मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे पाया लाइफ में। और मैं ओरिजिन इसका कोई एक बुक थी, मैंने एक मेडिकल, एक अमेरिकन था, उसने मेडिकल पामिस्ट्री पे बुक लिखी थी, उसने रिजेस की स्टडीज की थी, और उसने बताया था जब कोई बीमार होने वाला होता है या किसी को कोई स्वास्थ्य की समस्या होने वाली होती है तो रिजेस में हल्का सा एरर होना शुरू होता है। उसी पे मैंने बहुत मेहनत की थी और एक 8-10 साल अध्ययन किया था। और कई सर इसमें सर दो सवाल उठते हैं कि पहला कि ये जो रिजेस में डिस्ट्रक्शन होता है ये कितने समय पहले प्रकट होना शुरू होता है, और दूसरी चीज मैं ये कोरिलेट शायद कर पा रहा हूँ कि चरक संहिता में लिखा हुआ है कि कर्क रोग का एक कारण अवसाद भी है, इसलिए शायद चंद्रमा वाला जो भाग है, जो रीजन है, उस पे भी आपको अलग अलग चिन्ह और दबाव या नकारात्मक चिन्ह मिलने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो हमारी आयुर्वेद है वो टोटली ज्योतिष पे, पंच तत्वों पर और पामिस्ट्री से भी कनेक्शन है उसका, क्योंकि नाड़ी को देख करके वो लोग सारी बीमारियां, वात पित्त कफ में जो दोष होता था, इक्विलिब्रियम जब नहीं होता था, कोई दोष होता था, और जब बहुत बुरी तरह कुपित हो जाते थे त्रिदोष, तो शरीर पे लक्षण दिखने लगते थे और वो बीमारी कहलाती थी। तो ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस की वजह से बॉडी में आने लगता है। कितना पहले आता है, कितना बाद में आता है, अगर मैं वैद्य होता तो शायद बता पाता। मैंने तो अपना एक नियर ऑब्जर्वेशन जो मैंने 8-10 साल में करीब 15 जो है लोगों के हाथ में देखा, और मैंने पाया कि मतलब ये रिजेस के डिस्टॉर्शन की। अब एक लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी एक महिला मित्र थी, तो उन्होंने एक बार बताया कि मेरे ब्रेस्ट में जो है वो कुछ लंप हो गया है और डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए दिया है, तो आप बताइए कि क्या है। तो मैंने कहा मुझे हाथ दिखा दीजिएगा, जब मिलूंगा तो मैं बता दूंगा। मुझे याद आया 20 साल पहले की अपनी रिसर्च।
तो बाय चांस मेरी मुलाकात हो गई, मैंने उनका हाथ देखा, बिल्कुल क्लीन था, सारी रिजेस कंप्लीट थी। तो मैंने कहा आपको कैंसर कुछ नहीं। तो उन्होंने बायोप्सी हुई, रिपोर्ट आई, जाकर के पता लगा उनको कोई कैंसर नहीं थी, बिनाइन वो थे, हाथ के अंदर वो जो नोड्यूल्स वोड्यूल्स बेनाइन ग्रोथ थे, लंप भी हो सकता है, लाइपोमा भी हो सकता है जी, बिल्कुल। हाँ, ब्रेस्ट में बिनाइन थे वो, जो भी थे मेडिकल टर्म्स थे उनके। हम मुखातिब होते हैं अगली बीमारी की तरफ सर। और अगला सवाल सत्यम शर्मा जी के लिए है कि आजकल थायराइड डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है, तो हम जानना चाहते हैं कि हथेली से हम थायराइड डिसऑर्डर को कैसे एसेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सर ये बहुत ही सिंपल है। आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये एक छोटे से क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट अगर हथेली के ऊपर करें तो आराम से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है कि हमारी जो थायराइड इम्बैलेंसेस हैं वो क्यों हो रखे हैं। देखिए, बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो हम एक फिजिकल बॉडी है, इसको एक हार्डवेयर माने, और जो हमारे करंट शरीर है जो सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर हार्डवेयर हमारी जो फिजिकल प्रेजेंस है, हमारी बोन्स हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर जो करंट शरीर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सारा रेगुलेट करता है। और इन जो सॉफ्टवेयर को जो रेगुलेट करता है वो हमारे हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स का बढ़ना, बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस तरह से है कि जिस तरह आप एक पकवान बना रहे हैं और पकवान बनाते बनाते आपने अगर नमक का स्वाद बैलेंस के हिसाब से नहीं डाला है, तो आपके सारी रिसर्च उस पकवान के ऊपर जो है वो स्वाद नहीं देगी जो कि होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम जब करते हैं तो जब हम हाथ देखते हैं किसी का भी या हाथ की स्टडी करते हैं, तो एक कलर कॉम्बिनेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए, अगर आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका जो कलर डायनामिक्स है, आंखों के रेटिना का प्लस आपके पाम का, ये कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो लक्षण हम हाथों के कलर का देखते हैं, रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, हल्के हल्के पिगमेंट्स शुरू हो जाते हैं हाथों के पोर्स के ऊपर, जो हमारे ये वाले पोर्शन है इनके ऊपर डॉट आने शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के रेड, जो अलग से आपको पकड़ में आ जाएंगे कि आप शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको इंसुलिन की संबैलेंस होती है। तो जब हम थायराइड की बात करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स जो है, दो इम्पोर्टेंट, एक सैटर्न जो कि हार्मोन बैलेंस करता है, और दूसरा मरकरी। मरकरी हम कुंडली से देखते हैं कि नर्व सिस्टम हमारा, न्यूरॉन्स और जो भी कम्युनिकेशन आज के युग में है, वो सारा जो अधिकार है वो मरकरी के ऊपर दे रखा है। तो जैसे ही हम अपना हाथ पलटते हैं, आपने हाथ पलटा, आप एक तो ये हो गया हमारा सीधा पोर्शन और एक हो गया हमारा उल्टा पोर्शन। तो जब हम मिडल फिंगर में जाते हैं, हम मिडल फिंगर में लेते हैं इसको, मिडल फिंगर सेकंड फिंगर होती है, हम ठीक इस माउंट पे जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अप एंड डाउन हो रखा है, अप एंड डाउन हो रखा है। तो जब हम अप वाले पोर्शन पे जाते हैं मिडिल फिंगर की, और इसकी स्किन को थोड़ा सा क्लोज पकड़ के खींचते हैं। जब हम खींचेंगे तो ये एकदम छोड़ देंगे, तो जो भी व्यक्ति नॉर्मल होगा उसकी स्किन का जो टाइम रिएक्शन है वो बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा। इसको इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं। दर्शकों से मेरी विनती है कि आप चेक करें अपना थायराइड। ये बहुत सिंपल है, आप ले अपने माउंट को पकड़ें, पीछे वाले मिडिल फिंगर के उसको ऊपर तक लें और स्किन को एकदम जाने दें। आप देखेंगे कि स्किन बिल्कुल सेटल हो गई है, स्लोली सेटल हो गई है, और उसमें एक स्पीड है। पर जिनको थायराइड की समस्या होती है, उनकी जो स्किन टाइमिंग है वो एक नॉर्मल व्यक्ति की टाइमिंग के साथ बहुत ज्यादा स्लो होगी, और ऐसे सिम्टम्स छोड़ के जाएगी जैसे वहां पे रेस बनेंगे और कट बनेंगे, और वहां पे एक एक वलय टाइप का बनेगा, एक यफ टाइप का बनेगा। तो आप इस चीज से पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये थायराइड के स्टेजेस के ऊपर आ गया है, और ये थायराइड हो सकता है इसको थायराइड इलाज कराने की जरूरत पड़े। तो हमेशा ही कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज अ बेटर देन एवरीथिंग। अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्री मेंटेनेंस ले रहे हैं बॉडी का, तो आपको वो जो बड़े खर्चे हैं वो आपके बच जाते हैं सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले रोग की तरफ बढ़ते हैं और संजय सर से मुखातिब होते हैं। सर, मानसिक रोग भी आज के समय में बहुत ही आम है, जिसमें अनिद्रा से लेके, तनाव से लेकर के, निर्णय लेने में अक्षमता, और उसकी एक बहुत ब्रॉड वैरायटी है। तो इस तरह के जो मानसिक रोग हैं उनको हम हथेली में किस जगह पर देखें और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये हम कैसे जान सकते हैं?
देखिए, मानसिक रोग के लिए हमको हाथ की लाइंस पे आना पड़ेगा। और मैंने जैसा बताया कि लाइनों में डिस्टॉर्शंस होते हैं। मैंने देखा कि बहुत से क्रिमिनल्स, मैं क्योंकि कोर्ट में काम करता था और करता हूँ, तो मैंने देखा बहुत से क्रिमिनल्स के हाथ में हार्ट लाइन गायब होती है। हार्ट लाइन क्या क्या करती है कि वो आदमी के इमोशनल जो है पैरामीटर को वो बताती है। तो अगर हार्ट लाइन एब्सेंट है टोटली, मतलब इमोशन, या तो वो आदमी इमोशनलेस है या एक्सट्रीम इमोशनल है, तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसको हम लोग ज्योतिष में केमद्रुम योग कहते हैं, कि जहां चंद्रमा के अगल बगल कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है तो आदमी का इमोशनल कंट्रोल हट जाता है, और जिसका इमोशनल कंट्रोल हट जाता है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। और एक्सट्रीमिस्ट क्रिमिनल भी हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट पागल भी हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। जो पामिस्ट्रिक किताबें हैं उनमें ये दिया हुआ है कि एक तो हार्ट लाइन में कोई डिस्टॉर्शन दिखेगा, या तो हार्ट लाइन बहुत गहरी होगी, या तो उसमें जंजीरें होंगी, या तो उसमें आइलैंड बना होगा। कहते हैं कि आइलैंड किसी लाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। आइलैंड का मतलब टापू जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो लोग पामिस्ट्री जानते हैं उनके लिए। तो अगर हार्ट लाइन पे आइलैंड अगर होता है, तो अगर शनि की फिंगर के नीचे है तो वो 25 साल के अंदर होता है। अगर वो सूर्य की फिंगर के नीचे है तो 25 से 50 के बीच में होता है। और अगर वो तीसरी मतलब मरकरी के फिंगर के नीचे है तो 50 से 75 के बीच में होता है। तो इस तरीके से कोई अगर आइलैंड बन रहा है या जंजीर वाली हार्ट की लाइन है, तो इसका मतलब उसके इमोशनल लेवल्स थोड़े से डिस्टर्ब हैं। फिर उसके बाद हम उसकी हेडलाइन देखेंगे, उसमें कोई डिस्टॉर्शन है कि नहीं, उसमें कोई ब्रेकेज या उसमें कोई स्पॉट या कोई तिल या कोई कट है कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम में जा रहा है। फिर उसके बाद हम हेडलाइन को देखेंगे, जैसे ये पाम है मेरा, जैसे ये पाम है, तो एक रास्ता ये है कि हेडलाइन जो है हमारी ये सेकंड नंबर पे है, ये सीधे निकल जाए, सीधे आकर के आए इधर। एक रास्ता ड्रूप करके नीचे आ जाए, माउंट ऑफ लूना की। अच्छा जी। ये चंद्र यहाँ से ये आ रही है, तो ये ड्रूप यहाँ से ये ड्रूप करके नीचे आ जाए। नीचे जब आ जाएगी तो इधर की तरफ, तो ये जो है इंडिकेट करती है कि आदमी जरूरत से ज्यादा इमोशनल है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी, और वो मेंटली जो है मेंटल बैलेंस नहीं है। तो मतलब हार्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इमोशनल लेवल को बताती है। एट द सेम टाइम हेडलाइन में भी कोई डिस्टॉर्शंस मिलेंगे। और चंद्रमा के पर्वत पे अगर मान लीजिए कोई अजीबोगरीब लाइन मिल जाए, कट मिल जाए, स्टार मिल जाए, तो ये सारे इंडिकेशंस इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति के अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये चंगेज खान का नाम आपने सुना? चंगेज खान का सबसे ज्यादा क्रूअल था आदमी, और सबसे ज्यादा लोगों को मारा है उसने, स्लॉटर किया हुआ है। उसके हाथ में हार्ट लाइन नहीं थी। तो उसके बाद मतलब उसको सब लोग जानते हैं कि चंगेज खान कितना हार्टलेस था। और एक और चीज हमने देखी है कि एक सीनियर लाइन कहलाती है, हार्ट लाइन का एब्सेंट होना और जरा सी लाइन प्रेजेंट होना, तो वो सीनियर का मतलब होता है एप्स। एप का मतलब होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो वनमानुष्य से ये आती है। तो वो क्या इंडिकेट करती है, अगर हाथ में सीनियर लाइन होती है तो वो मंगोल्स के हाथ में होती थी पहले, जैसे चंगेज खान वाज अ मंगोल, तो मंगोल्स के हाथ में वो सीनियर लाइन होती थी, जो ये इंडिकेट करती थी कि वो आदमी इमोशनल एक्सट्रीमिस्ट है और वो बहुत वायलेंस के लिए केपेबल है। तो ये इसको मंगोलियन लाइन भी कहते हैं पामिस्ट्री में, मतलब कीरो की बुक में दिया हुआ है। और सीनियर लाइन और आपके ये सेंट जर्मन पेनहम, ये जो बड़े बड़े पामिस्ट हुए वेस्टर्न, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो सामुद्रिक शास्त्र हैं, उसमें वो लक्षणों से बता देते हैं कि कैसे जो है हाथ के जो लक्षण होते हैं, हाथ में जो, जैसा मैंने बताया कि डिस्टॉर्शंस जहाँ आएंगे, एक चीज मेजर ख्याल रखनी है कि जिस लाइन पे विकृतियां होंगी, विकृतियां का मतलब एक हेल्दी लाइन वो होती है जो हल्की सी पतली सी है और एकदम साफ जा रही है, कहीं से कट नहीं है। लेकिन अगर लाइन में कट है, अगर लाइन में डिस्टॉर्शन है, लाइन में आइलैंड है, लाइन में तिल बना हुआ है, लाइन में कोई मतलब अजीबोगरीब आकृति बनी है, क्रॉस है, इन सब चीजों के होने से डिस्टॉर्शंस होते हैं। और उसका फल ये होता है, अगर वो हेडलाइन पे होते हैं खासतौर से, तो या तो वो फेटल एक्सीडेंट दे सकते हैं जिसमें हेड इंजरी हो सकती है, और नहीं तो वो मेंटल प्रॉब्लम्स भी देते हैं। उसके लिए हार्ट लाइन में भी
उसके रिपीट सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो ये है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मानसिक लक्षणों के लिए हमें ऐसा देखना चाहिए। एक ही इसका एक्सेप्शन है कि क्रॉस अगर बृहस्पति के पर्वत पे हो तो उसे शुभ माना जाता है, बाकी जगहों पे अगर क्रॉस हो तो उसे शुभ नहीं मानते हैं। हम संजय सर से ये भी जानना चाहेंगे कि जो हथेली का एकदम बीच का भाग है, जो राहु का क्षेत्र है, वहां पे अगर अत्यधिक जाल है तो इसका क्या प्रभाव होता है कि राहु का सर्वाधिक प्रभाव रहता है जातक के ऊपर, या उसके निर्णय लेने की क्षमता, या किस चीज में परिवर्तन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, वो जो जाल है वो एक्चुअल में राहु क्षेत्र तो है ही, वो पॉजिटिव मार्स और नेगेटिव मार्स के बीच में, मतलब जी। और अगर वो कहीं, अब ये डिपेंड करता है कि वो जो जाल है, या कई हाथों में स्टार देखा है मैंने, अगर वो फेट लाइन भी वहीं से निकलती है, अगर वो फेट लाइन को इफेक्ट कर रहा है, अगर वो जाल या वो मतलब स्टार जो भी होता है, वो अगर फेट लाइन को टच कर रहा है, तो वो कैरियर में बहुत भयंकर तूफान लेके आ जाता है, और व्यक्ति बिल्कुल कैरियर तबाह होते होते रह जाता है, और बल्कि तबाह होने के ही चांसेस हैं। अगर फेट लाइन उसको बचा के निकल जाती है और किसी मेन लाइन पे नहीं होता है, तो वो उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन वो इंडिकेट करता है कि आप कहीं पे फंस सकते हैं, या दुश्मन आपके बहुत बढ़ जाएंगे राहु के कारण। अजीबोगरीब आपके साथ घटनाएं घटेंगी, गोली कांड हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है, अगर उसकी इंटेंसिटी डिसाइड होगी वो कितनी लाइन के ऊपर बैठा है। अगर हेड लाइन पे बैठा है तो आप पागल भी हो सकते हैं, या मेंटली भयानक डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर फेट लाइन पे है तो आपकी इकोनॉमिक इक्वेशन या कैरियर की ग्रोथ, जिस जगह आप बता रहे हैं राहु पे, वो 18 से लेके 22 साल की उम्र तक में होता है, 18 से 25। तो 18 से 25 कैरियर में फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो अगर वहां पे स्टार बना है तो फॉर्मेटिव ईयर्स में कोई भयंकर चक्रव्यूह में फंसने की हो, लेकिन अगर कोई मेजर लाइन को हिट नहीं कर रहा है तो आप उससे बड़े इंटेलिजेंटली बच करके निकल जाते हैं और एक अच्छे टारगेट को पहुंच जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या कोई रेमेडियल मेजर हम अपना सकते हैं सर राहु के लिए, विशेष रूप से अगर इस तरह का जाल हो और उस पे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का भी जुड़ाव हो? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पामिस्ट्री जितनी हमारे हाथ में है वो कंप्लीट साइंस नहीं है। जी, मैंने पामिस्ट्री पढ़ी बहुत, लेकिन मैंने एक स्टेज पे पाया कि इससे मैं एग्जैक्टली चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। किसी ने प्रश्न पूछा आकर के कि मेरी गाड़ी खो गई, मिलेगी कि नहीं, तो पामिस्ट्री से नहीं बताया जा सकता। तो ये खाली एक जनरल बातें बताती है। तो रेमेडी के लिए जो है हमको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उस पीरियड में कौन सी दशा चल रही है, और उस हिसाब से हमको रेमेडी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि पामिस्ट्री में मैंने एक और जो पामिस्ट्री का सेटबैक है या ड्रॉबैक है, मैंने पाया कि ये हो सकता है 6-7-8 महीने में लाइन ही बदल जाएगा। मैंने कई हाथों में देखा कि सनलाइन बिल्कुल नहीं थी और एकदम से उनके हाथ में सनलाइन अपीयर हुई और बढ़ती चली गई और उनको कोई इंपॉर्टेंट पद मिल गया। तो मैंने देखा कि लाइफ लाइन में कट एकदम से आया और एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कट गायब हो गया। तो क्या होता है कि पामिस्ट्री में 6-7-8 महीने साल भर में हाथ की लाइनें, मेजर लाइन नहीं चेंज होती, लेकिन उस पे एक छोटी छोटी लाइनें जो इवेंट करती हैं वो मतलब बन जाती हैं। पामिस्ट्री लॉन्ग टर्म नहीं है, ज्योतिष लॉन्ग टर्म है। तो इसके लिए यही रास्ता है कि अगर राहु, आप पर्वत देख लेते हैं, आपको पर्वत पता लग जाता है, तो उससे संबंधित वैदिक मंत्र का जाप कर लें। वैदिक मंत्र पढ़ने से, जैसे राहु है तो राहु का वैदिक मंत्र का जाप कराने, उसके 18,000 या 19,000 जो भी है, उसके जाप करने से फर्क पड़ते देखा गया है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हमारे शरीर में प्राण होते हैं, प्राण वायु चलती है। हर चीज जो नश्वर या अनश्वर है उसके अंदर प्राण है। तो वो प्राण बहुत पावरफुल है। उस प्राण को अगर हम ठीक से मैनेज कर लें, अगर हम उस प्राण को कंट्रोल कर ले जाएं, अगर हम ठीक से प्राणायाम करें, कुछ यौगिक क्रियाएं करें, तो ये लाइनें मैंने देखा है कि प्राणायाम करने के बाद बहुत से लोगों के हाथ के, राहु के पर्वत में एक व्यक्ति के क्रॉस बना हुआ था और मैंने उसको प्राणायाम की सलाह दी और वो 6-7 महीने में वो क्रॉस धीमा हल्का पड़ गया और फिर गायब। तो प्राणायाम से क्या होती है, हमारी नाड़ियों में जो ऊर्जा बह रही होती है, वो जो शरीर में विकृतियां होने वाली होती हैं
उनको वो डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि प्रॉपर करंट फ्लो करने लगता है नाड़ी में, तो उससे जी। हाथ की रेखाओं पे बहुत असर आ बहुत जाता है। धन्यवाद सर, हम बढ़ते हुए समय की ओर अग्रसर हैं। एक सबसे आखिरी सवाल लेते हैं सत्यम जी से, क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्कार सत्यम सर। जी, 2 मिनट में जानना चाहूंगा कि अगर कोई घर में वास्तु दोष है तो हथेली से कैसे हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के घर में वास्तु दोष है? सर बिल्कुल, आप एक सवाल आया किसी था चूंकि मेल के हस्तरेखा जरिए नितिन जी का, इसलिए मैंने पूछा है ये सवाल। सर, जी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हर दर्शक को जो उसकी जी इच्छा है जी वो पूरी करें। देखिए जी दर्शकों जी और मित्रों, जैसा कि आप चैनल पे देख रहे हैं, वास्तु दोष आज जी। की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले जमाने में जो घर बनाते थे वो बड़े ही मैदान सत्यम जी, में खुले। 2 मिनट में मैं हाँ, जानना मैं बहुत चाहूंगा, हम जल्दी सर, बढ़ते मैं हुए बिल्कुल समय की आपको, ओर अग्रसर हो। जी बिल्कुल आप निश्चिंत जी रहिए, जी तो मैं आपको ले जाऊंगा। जी तो जी पहले जो जी जो तुलना में जी होती थी वो बहुत ही एक विस्तृत प्रभाव में होता था। घर के आंगन में तुलसी, और सबसे बड़ी बात सनलाइट की जो रूपरेखा को रखते थे वो घर में सबसे ज्यादा रखते थे, और घर में जब सनलाइट पड़ती थी तो विटामिन डी की जो जरूरत होती है वो शरीर में होती थी, और वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी। अब जब ये सिस्टम फ्लैट में आ गया है तो फ्लैट में सनलाइट और जो सीलन है, जो पानी की टंकियां हैं, वो ठीक फ्लैट के ऊपर होती हैं, और इससे वास्तु दोष होता है। आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको अपनी हथेली लेनी है और हथेली के बिल्कुल मध्य में, क्योंकि राहु ही कारक है साउथ वेस्ट जोन का, और राहु के ही कारण जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो होते हैं, उसका कारक ही वही है। आप बिल्कुल अपने हथेली को लें, हथेली को बिल्कुल टाइट करें, और हथेली के बिल्कुल मध्य में एक हल्का सा प्रेशर पॉइंट करें और इसको दबाते चले जाएं, दबाते चले जाएं। आप उसको एकदम झटके के साथ छोड़ दें। अगर ये अप की स्पीड बहुत अच्छी है तो यानी कि आपका साउथ वेस्ट जोन जो है बहुत अच्छा है और इसमें कम वास्तु दोष है। अगर ये बिल्कुल दब जाती है और आपको महसूस होता है कि ये दबी हुई है और ये धीरे 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 समय लेके उभार कर रही है, तो इसका मतलब आपका साउथ वेस्ट जोन, जो कि आपने जैसा कहा था कि राहु के ऊपर जाली, ये एक उसकी पहचान है कि जो माउंट है वो राहु का दबा चला जाता है, यानी कि ड्वेल कर जाता है, यानी कि आंतरिक उसमें चला जाता है। तो जब आपकी हथेली के ऊपर यहाँ पे स्पॉट होने लगे, दाने आने लगे, पिगमेंट होने लगे, और आपकी जो सेंटर हथेली है वहां पे ब्रेकेज दिखे, लहरदार रेखाएं दिखने लगी, जाली दिखने लगी, और दबाने के बाद आपका हाथ नीचे की तरफ से टाइम लेकर ऊपर की तरफ आए, तो ये दिखाता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, स्पेशली साउथ वेस्ट जोन के ऊपर वास्तु दोष है, और आपको एक किसी अच्छे वास्तुशास्त्र या ज्योतिषकार के साथ कंसल्ट करके अपने उस जोन का वास्तु दोष खत्म करके लक्ष्मी और आवागमन के लिए रास्ता खोल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम शर्मा जी, और संजय मिश्रा सर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला आज के लिए। अगर आप खबरों के अलग अलग तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो आप jubileepost.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रामाणिक खबरों के लिए, अलग अलग खेल प्रेमी दर्शकों के लिए हमारा प्रोग्राम है गेम प्लान, जो आप हर शनिवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। और इसी तरह अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जुबली हेल्थ लाइव नाम से रविवार को शाम 4 बजे जुड़ सकते हैं। और बाकी जो दर्शक ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, जिन्हें किन्हीं कारणवश अभी समय नहीं मिल पाया है, तो आप जुबली टीवी नाम का एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे जाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। ये हर वीडियो कुछ समय बाद वहां पे अपलोड हो सकता है। आप वहां कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर अगले हफ्ते उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।